नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए हमने जो पिछली वीडियो IIBF से संबंधित जो प्रोवाइड करी थी, पार्ट 6 था, जो कि IIBF एडवांस का पार्ट था और बेसिक के भी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर दिए हैं और पार्ट 2 बेसिक का आ चुका है। आप सभी के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप बेसिक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बेसिक का पार्ट देख सकते हैं और एडवांस के लिए भी हमने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो आप सभी को अगर वीडियोस देखनी है, तैयारी करनी है, तो IIBF के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो हमने अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कर दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए IIBF का जो अगला पार्ट एडवांस लेवल का 7th नंबर का है, जिसमें हम आप सभी को जो पार्ट 6 तक के क्वेश्चन कवर करवाए थे उसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं इस पार्ट में तैयार करवाएंगे। तो आप सभी अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर जिन्होंने देखा होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको पता है कि हमने IIBF की कुल मिला के कहें तो 125 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं और अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे MP में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में टोटल जो क्वेश्चन है हमने PDF भी प्रोवाइड कर दी है, तो 564 प्लस 564 क्वेश्चन हैं, अवेलेबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लगातार पार्ट वाइज वीडियो भी आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत है तो वो PDF भी परचेज करके तैयारी कर रहे हैं। तो पार्ट वाइज आप सभी को एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे तैयारी करिए। आप सभी अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसी के माध्यम से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो कि हमने पिछले पार्ट में 125 तक के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं और 125 के बाद जो अगला जो 7वें पार्ट में आप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं 7वें पार्ट की, अब इसमें 125 के बाद जो 126 नंबर का क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकेगा इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा। चलते हैं हम 126 नंबर के क्वेश्चन में और आप सभी को हम 126 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं उससे। यहाँ पे 126 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि हाउसिंग लोन्स आर ग्रांटेड फॉर, मतलब आवास ऋण के लिए दिए जाते हैं। तो जो आवास ऋण होते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन है आपकी शॉर्ट टर्म मतलब अल्प अवधि के लिए, या मीडियम टर्म मतलब मध्यम अवधि के लिए, या लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि के लिए, या तो कहें आइदर B और C, मतलब या तो B या C। तो जो हाउसिंग लोन होते हैं दोस्तों वो एक प्रकार से मध्यम अवधि के लिए भी दिए जाते हैं और दीर्घ अवधि, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हाउसिंग लोन दिए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका D नंबर होगा, या तो B या तो C। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए व्हीकल लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ, मतलब वाहन ऋण की सुरक्षा के विरुद्ध दिया जाता है। तो वाहन ऋण किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है प्लेज ऑफ द व्हीकल फाइनेंस, मतलब वित्त पोषित वाहन की गिरवी, हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल फाइनेंस, मतलब वित्त पोषित वाहन का बंधक। यहाँ पे दोस्तों वाहन का बंधक नहीं होगा, वित्त पोषित वाहन का दृष्टि बंधक होगा यहाँ पे। ठीक है, और मॉर्टेज ऑफ द व्हीकल फाइनेंस मतलब वित्त पोषित वाहन का बंधक, या हाइपोथिकेशन ऑफ ऑल एसेट्स इन द बारोवर, मतलब उधारकर्ता की सभी संपत्तियों का बंधक। तो जो वाहन ऋण होता है वो एक प्रकार से वित्त पोषित वाहन के दृष्टि बंधक में होता है। ऑप्शन B नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन B नंबर, वाहन का वित्त पोषित वाहन का दृष्टि बंधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लोन फॉर ए रेफ्रिजरेटर इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ, मतलब रेफ्रिजरेटर के लिए ऋण की सुरक्षा के विरुद्ध दिया जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, RAC जो होते हैं, किसके लिए होते हैं? ऑप्शन है प्लेज ऑफ द आइटम फाइनेंस, मतलब वित्त पोषित मद की गिरवी, या हाइपोथिकेशन ऑफ द आइटम फाइनेंस, मतलब वित्त पोषित मद का बंधक, या मोर्टेज ऑफ आइटम फाइनेंस, मतलब वित्त पोषित मद का बंधक। ठीक है, यहाँ पे भी दृष्टि बंधक होगा दोस्तों, और मोर्टेज ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द बारोवर,
उधारकर्ता की सभी परिसंपत्तियों का बंधक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर के लिए जो ऋण की सुविधा है वो किसके विरुद्ध दिया जाता है। तो इसमें भी आपका रहेगा वित्त पोषित मद का दृष्टि बंधक। यहाँ पे बंधक लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे दृष्टि बंधक ऑप्शन होगा, जो कि बी नंबर आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल लोन इंक्लूड, जो खुदरा ऋण होते हैं उनमें क्या शामिल है। ऑप्शन है होम लोन्स या ऑटो लोन्स या कारपोरेट लोन्स, मतलब गृह ऋण, ऑटो ऋण, कारपोरेट ऋण, या होम लोन्स, लोन्स या ब्रिज लोन्स, मतलब गृह ऋण, ऑटो ऋण या ब्रिज ऋण। और ऑटो लोन्स, कारपोरेट लोन्स, ब्रिज लोन्स, मतलब ऑटो ऋण, कारपोरेट लोन, ब्रिज ऋण। और होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, मतलब गृह ऋण, ऑटो ऋण या व्यक्तिगत ऋण। तो जो खुदरा ऋणों में शामिल होते हैं वो होते हैं आपके गृह ऋण, ऑटो ऋण या फिर व्यक्तिगत ऋण, मतलब कि पर्सनल लोन। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो रिटेल लोन्स होते हैं वो होम लोन्स के लिए भी हो सकते हैं, ऑटो लोन्स के लिए भी हो सकते हैं और पर्सनल लोन्स के लिए भी हो सकते हैं। ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिटेल लोन्स आर जनरली ग्रांटेड टू, खुदरा ऋण आम तौर पर निम्नलिखित को दिए जाते हैं। अभी इसके पहले बताया है कि खुदरा लोन किसके लिए दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन सही ऑप्शन में से एक बताना है। ऑप्शन है प्रोफेशनल, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, मतलब पेशेवर व्यक्ति या कंपनियों को दिए जाते हैं। ए पर्सन टू हुम सम मनी इज ओन्ड, मतलब कोई व्यक्ति जिस पर कुछ पैसा बकाया है उनके लिए। या इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, मतलब व्यक्ति, संस्थान या कंपनियां। या प्रोफेशनल सैलरीड एम्प्लॉयज या कारपोरेशन, मतलब पेशेवर या वेतनभोगी कर्मचारी निगम। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का होगा, ये कि प्रोफेशनल वालों को भी मिल जाएगा रिटेल लोन, सैलरीड पर्सन को भी मिलेगा, या तो कारपोरेशन वालों को भी रिटेल लोन मिल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिटेल लोन्स इन इंडिया, भारत में खुदरा ऋणों का सबसे बड़ा प्रतिशत किसमें है। तो जो खुदरा ऋण होते हैं जिनको रिटेल लोन कहते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसमें होता है। ऑप्शन दिए हैं ऑटो लोन्स, होम लोन्स, जो गृह ऋण होते हैं, या पर्सनल लोन्स या व्यक्तिगत, या फिर ओवरड्राफ्ट टू इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तियों को ओवरड्राफ्ट। तो जो भारत में खुदरा ऋणों का सबसे बड़ा प्रतिशत होता है वो होता है गृह ऋण में, होम लोन्स में सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, होम लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लोन लिमिट अंडर द किशोर लोन एज पर द मुद्रा योजना। तो जो मुद्रा योजना है उसके अनुसार किशोर ऋण जो दिया जाता है उसके तहत ऋण सीमा क्या है। तो किशोर ऋण की सीमा क्या है दोस्तों, लोन अप टू ₹50,000, 50,000 रुपए तक के, या लोन लिमिट बिटवीन 50,000 एंड अप टू 5 लाख, यानी 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा, या लोन्स एबव ₹5 लाख, 5 लाख रुपए से अधिक, या फिर लोन्स एबव ₹10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए से अधिक। तो जो मुद्रा ऋण होता है किशोर के लिए वो होता है 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के लिए। ठीक है, तो ये मुद्रा ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लिए दिया जाता है, जो कि किशोर ऋण के तहत एक स्कीम है मुद्रा योजना में, किशोर ऋण अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द फीचर्स ऑफ द केसी कार्ड, केसीसी कार्ड होगा। तो निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और केसी कार्ड योजना की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सही कथन की पहचान करें। अब यहाँ पे पहचान क्या है, शेयर क्रॉपर एंड ओरल लेसेस आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, मतलब बटाईदार और मौखिक पट्टेदार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। या पोस्ट हार्वेस्ट requirements are recognized while fixing the limit under the KCC कार्ड स्कीम, मतलब KCC कार्ड योजना के तहत सीमा तय करते समय फसल कटाई के बाद की आवश्यकताओं को मान्यता दी जाती है। या आप भी कहें किसान क्रेडिट कार्ड आर नॉट एनेबल टू मेक यूज ऑफ द पोस्ट विद
इनपुट डीलर्स फॉर सिक्योरिटी रीजन, सुरक्षा कारणों से किसान क्रेडिट कार्ड इनपुट डीलरों के साथ पोस्ट का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। या फिर कहें किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years विद ए फिक्स्ड लिमिट एंड बैंक्स आर रिलाइव फ्रॉम द botheration of reviewing the financial of farmer on a year to year basis। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा के साथ 5 साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और बैंकों को साल दर साल आधार पर किसान की वित्तीय समीक्षा करने की परेशानी से राहत मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा केसीसी कार्ड योजना के तहत सीमा तय करते समय फसल कटाई के बाद की आवश्यकताओं को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंस एट द ब्रांच लेवल। मतलब शाखा स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। तो जो शाखा होती है बैंक की, वहां पर अगर शिकायतें आती हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन है बीसी एजेंट, मतलब बीसी एजेंट, डिजाइनेटेड काउंटर क्लर्क, नामी जो काउंटर क्लर्क है, या सब स्टाफ उप कर्मचारी, या ब्रांच मैनेजर शाखा प्रबंधक। तो जो आप सभी को पता है कि शाखा स्तर पर अगर कोई भी शिकायत आएगी तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर होगा, जो शाखा प्रबंधक होगा, वही जिम्मेदार होते। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी नंबर होगा, शाखा प्रबंधक। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने बिना बताए ही आपको पता चल गया होगा कि शाखा प्रबंधक ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पार्टीज कैन रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस पीसफुली थ्रू द। पार्टियां के माध्यम से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकती हैं। ऑप्शन है बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल, ग्रीवेंस रेड्रेसल प्रोसीड्यूर, मतलब शिकायत निवारण प्रणाली, या कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता न्यायालय, सिविल कोर्ट मतलब सिविल न्यायालय। तो जो पार्टियां के माध्यम से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का जो कार्य करती है वो करती है शिकायत निवारण प्रणाली। ग्रीवेंस रिड्रेसल जो प्रोसीड्यूर होता है वो उसके माध्यम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी नंबर होगा, शिकायत निवारण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कस्टमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो ग्राहक दिवस है को मनाया जाता है। अब ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 5 तारीख, 10th ऑफ एवरी मंथ हर महीने की 10 तारीख, 15th ऑफ एवरी मंथ हर महीने की 15 तारीख, 20th ऑफ एवरी मंथ हर महीने की 20 तारीख। तो जो ग्राहक दिवस मनाया जाता है वो हर महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। इस चीज को याद रखना है, ग्राहक दिवस हर महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देयर इंस्टीट्यूशंस मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी आर कॉल्ड। वे अधिकारी जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके संस्थानों द्वारा उत्पादित उत्पाद और सेवाएं गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करती है, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोडल ऑफिसर्स, नोडल अधिकारी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, विशेषज्ञ अधिकारी, सर्विस मैनेजर, सेवा प्रबंधक, या क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, मतलब गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी। तो जो यह अधिकारी जो सुनिश्चित करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं कि उत्पाद सेवाएं और जो गुणवत्ता है उनको मानकों को कौन पूरा करता है कौन नहीं, तो वो होते हैं गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो होते हैं वही चेक करते हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन या अवार्ड आइदर बैंक और कस्टमर कैन अपील टू द appellate authority with executive director in charge of the Department of the Reserve Bank administrating the scheme within days from the day of receipt of the award given by the ombudsman। मतलब यदि निर्णय या निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो बैंक का जो ग्राहक है लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी अर्थात योजना को प्रशासित करने वाले रिजर्व बैंक के विभाग के प्राधिकारी कार्यालय निदेशक के समक्ष अपील कर सकते हैं।
तो कितने दिन का टाइम होता है? तो अपील करने का जो टाइम होता है वो 30 दिन का होता है, 1 महीने का। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IRDAI रेगुलेट सेक्टर। जो IRDAI होता है वो किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो जो IRDA होता है वो बीमा क्षेत्र को निर्धारित करता है, इंश्योरेंस क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, इज ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट दैट पूल्स मेनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट दियर मनी इन स्टॉक, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड और अदर सिक्योरिटी। मतलब एक सामूहिक निवेश का एक रूप है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और उनके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधनों और या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ऑप्शन क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब बीमा पॉलिसी, नेट एसेट वैल्यू या म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट, बैंक जमा। तो जो काम करने वाला होता है वो होता है म्यूचुअल फंड का, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही एक प्रकार से सामूहिक निवेश किया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का होगा म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट्स इट्स रिफर्ड एज, मतलब संपत्तियों के आर्थिक मूल्य की रक्षा के लिए एक बीमा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन रक्षा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस गैर जीवन बीमा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मतलब दुर्घटना बीमा, या नॉन ऑफ द एबव मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्तियों के आर्थिक मूल्य की रक्षा के लिए बीमा किया जाता है वो एक प्रकार का होता है गैर जीवन बीमा, मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटी रिफर्स टू, जो वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियां होती हैं वो किनको संदर्भित करती हैं? तो वित्तीय बाजार में जो प्रतिभूतियां होती हैं वो शेयर, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स जो होते हैं उनको, प्रतिभूतियां जो होती हैं वो उनको संदर्भित करती हैं। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑब्जर्वेशन में नॉट बी करेक्ट इन रिलेशन टू द फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण के प्रवाह के संबंध में कौन सा अवलोकन सही नहीं हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यही होगा कि बैंकों का खराब जमा आधार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण विस्तार के लिए प्रमुख बाधा रहा। ठीक है, मतलब जमा आधार का मतलब जिसमें लेन देन की संख्या कम होती है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत आरबीआई की पहल में से कौन सा शामिल नहीं? तो जो आरबीआई की पहल में से शामिल नहीं है, इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। सारे ऑप्शन पढ़ के जो कि सही ऑप्शन रहेगा, आप रियायती ब्याज दर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्त पोषित करना। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर को आपको पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। which under noted agency may not form part of intermediary agency utilized by the bank to reach out the रूरल पुअर, मतलब कौन से नीचे उल्लिखित एजेंसी मध्यस्थ एजेंसी का हिस्सा नहीं हो सकती है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको एसएचजी बोलते हैं, स्वयं समूह, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी संगठन, डेब्ट रिकवरी एजेंट गैर वसूली एजेंट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब सूक्ष्म वित्त संस्थान। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऋण वसूली एजेंट जो होते हैं, डेब्ट रिकवरी एजेंट जिनका काम होता है कि ग्रामीण लोगों तक, जो गरीब लोग हैं उनके तक पहुंच बनाए रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच एक्टिविटी नोटेड हेयर अंडर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब नीचे उल्लिखित कौन सी गतिविधि व्यवसाय सुविधाकर्ता के दायरे से बाहर है? ऑप्शन है क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल इन, गांव में लोगों के बीच बचत और ऋण उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना, एजुकेटिंग पीपल एंड एडवाइजिंग देम ऑफ मैनेजिंग मनी, मतलब लोगों को शिक्षित करना और उन्हें पैसे के प्रबंधन के बारे में सलाह देना, या सी नंबर है रिकवरी ऑफ स्मॉल लोन्स इन द क्रॉप लोन्समेंट, फसल ऋण खंड में छोटे ऋणों की वसूली, या डेप्ट काउंसलिंग मतलब ऋण परामर्श। तो जो उल्लिखित हैं जिनमें व्यवसाय सुविधाकर्ता के लिए दायरे से बाहर होते हैं, ये ए, डी और जो डी नंबर है ये दायरे के अंदर होते हैं, और जो फसल ऋण खंड में छोटे ऋणों की वसूली होती है ये आपका
सुविधाकर्ता के बाहर से है। तो ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, रिकवरी ऑफ स्मॉल लोन्स इन द क्रॉप लोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विल नॉट इंक्लूड, मतलब व्यवसाय संवाददाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दायरे में शामिल नहीं होंगे। डिसबर्सल ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट, मतलब छोटे मूल्य के ऋण का वितरण। रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बारोवर, मतलब उधारकर्ता से मूलधन की वसूली और ब्याज का संग्रह। या सी नंबर है कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट, छोटे मूल्य की जमा राशियों का संग्रह। या फिर पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट नॉट एक्सीडिंग ऑफ 1000, मतलब 1000 रुपए से अधिक नहीं के डिमांड का भुगतान। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही ऑप्शन होगा 1000 रुपए से अधिक नहीं के भुगतान का ड्राफ्ट। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 148 नंबर का, बैंक्स कैन नॉट यूज द सर्विसेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडियरीज अंडर द BCA BF मॉडल। बैंक BC BF या BC मॉडल के तहत मध्यस्थ के रूप में निम्नलिखित में से किसकी सेवाओं को उपयोग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है NGO, SHG, विलेज सरपंच या NFI। तो जो BCA BF के मॉडल के तहत जो मध्यस्थ के रूप में सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते वो होते हैं गांव के सरपंच। वो ऐसी सेवाओं का जो है विस्तार नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंगेजिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स एंड डूइंग बैंकिंग बिजनेस इन विलेज अवे फ्रॉम द बैंक लोकेशन शैल एक्सपोज द बैंक्स टू। बैंक के स्थान से दूर गांव में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त करने और बैंकिंग सेवा करने से बैंकों को के संपर्क में आना पड़ेगा। बैंकिंग सेवा से जुड़ने के लिए बैंकों को एक प्रकार से प्रतिष्ठा जोखिम, मतलब रेपुटेशनल रिस्क में के संपर्क में आना ही होगा, तभी वो जो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट काम कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज का लास्ट और रहेगा, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक्स अपीयर इन देयर बैलेंस शीट द साइड ऑफ। बैंकों के ऋण और अग्रिम इनकी बैलेंस शीट में की तरफ दिखाई देते हैं। कौन सी शीट में दिखाई देते हैं? किसकी तरफ? लायबिलिटीज मतलब देनदारियां, एसेट्स मतलब संपत्तियां, इनकम मतलब आय, एक्सपेंसेस मतलब व्यय। तो बैंकों के जो ऋण और अग्रिम है उनकी बैलेंस शीट में एक प्रकार से संपत्तियां जो होती हैं एसेट्स, उनकी तरफ दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी नंबर एसेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इस सीरीज में आप सभी के लिए टोटल 25 क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि ये आप सभी जो बताए गए क्वेश्चंस हैं इनको आप रिपीट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे दोबारा। और अगर आपको PDF चाहिए और आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप PDF के लिए हमारी वेबसाइट IICTinstitute.org पर विजिट करेंगे और वेबसाइट के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे PDF मिल जाएंगे। जिस लैंग्वेज में आपको PDF चाहिए PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। छोटा सा कॉस्ट है, आप उसको पे करेंगे आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन अगर आप PDF लेते हैं यहाँ से प्रोसीजर को पूरा करते हैं या फिर प्रोसीजर को पूरा नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो हो सकता है आपकी मेल पे PDF ना जाए। तो आप सभी उसके लिए अगर आपने PDF परचेज की है और आपको PDF नहीं मिल रही है तो हमारी ईमेल ID iictinstitute19@gmail.com पर आप मैसेज करेंगे, जिससे आप सभी को PDF 24 घंटे के अंदर आप सभी के मेल पे मिल जाएगी। या फिर हमारे टेलीग्राम, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर हमें पर्सनल मैसेज करिए, जिससे आप सभी को PDF मिल सके। और कमेंट में बहुत सारे भाई कहते हैं कि हमें PDF नहीं मिली, तो जिनको भी PDF नहीं मिलती है आप अपने मेल के साथ रिप्लाई कीजिए, आप सभी को PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था आप सभी के लिए अपडेट। आई होप आप सभी की जानकारी और जो क्वेश्चन बताए होंगे समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।